स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह आपकी अच्छाई की कामना करते हुए हम लोग अभी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट्स में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे रिलेटेड वीडियोज भी हम डालते रहेंगे। उसमें आईआईटी के पर्पस से डेप्थ का वीडियो अभी हम सब नहीं डाले हैं, उसको भी डालना है। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब फर्दर उसमें आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। अभी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को देख लेते हैं बीच में। पहले इसमें सबसे पहले पढ़ाने के पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, एक सूचना देनी थी। हम नीट 2022 के लिए 3 महीने के लिए 15 फरवरी 2022 से एक बैच बना रहे हैं फिजिक्स के लिए, स्पेशली फिजिक्स के लिए, जिसका फ़ी हमने बहुत कम रखा है। वो फ़ी सुनिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि क्या नीट के लिए इतना कम फ़ी में भी संभव है। लेकिन हम अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझा पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए हम फ़ी को बहुत कम रखे हैं, जो आगे भी कम फ़ी में ही जारी रहेगा। इस टाइप का जेई पर्पस से भी ऐसे ही बैच बनेगा 2023 के लिए। 2022 के लिए जेई का नहीं बना रहे हैं, 2023 के लिए जेई का बैच बना रहे हैं, जिसमें भी थोड़ा सा आगे बनाएंगे। और फाउंडेशन कोर्स भी आगे बनेगा 2024 के लिए भी। तो अभी हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सबसे पहले देखें सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ये समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास कंडक्टर्स के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं। इंसुलेटर्स के पास नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होते हैं, 0 भी होते हैं आइडियल इंसुलेटर में। और सेमीकंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कंडक्टर्स से बहुत कम और इंसुलेटर्स से बहुत ज़्यादा, यानी दोनों के बीच में होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जनरली उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग इसमें सेमीकंडक्टर में पहले देखें एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए भी, दूसरे के लिए भी होते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए आप एनर्जी बैंड्स के बारे में जानने के लिए कि डिफरेंट एटम्स एक ही एलिमेंट के यदि एक दूसरे के क्लोज में आ जाते हैं, यानी बीच का डिस्टेंस, 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉम या 3 एंगस्ट्रॉम की इक्विवेलेंट हो जाता है, उससे कम भी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जो सिमिलर एनर्जी स्टेट्स होते हैं अलग अलग एटम्स के एक ही एलिमेंट के, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, और ओवरलैप करने के कारण एनर्जी का एक रेंज मिल जाता है, जिसे हम एनर्जी बैंड कहते हैं। अब ये जैसे देखिए आप, सोडियम का या किसी का भी ये 1s एनर्जी स्टेट है, और सोडियम का दूसरा जो एटम है, या मैग्नीशियम का या कैल्शियम का, किसी एक की बात कर रहे हैं, तो उसका 1s एनर्जी स्टेट मान लीजिए आप यहाँ से ओवरलैप करके यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये 1s स्टेट एनर्जी स्टेट भी है। तो ये 1s स्टेट एनर्जी स्टेट एक के लिए, यह 1s एनर्जी स्टेट दूसरे के लिए, तो दोनों मिला के यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का एक रेंज मिल गया, जिसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड। तो इस तरह से 1s एनर्जी स्टेट मिला तो 1s एनर्जी बैंड देगा, 2s एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे तो 2s एनर्जी बैंड्स, इस तरह से 2p और सब के लिए। आप समझ रहे हैं? ये एनर्जी बैंड्स जो होते हैं, यह कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये दोनों एनर्जी बैंड्स अलग अलग होते हैं। कैसे? कंडक्शन बैंड मतलब, इसको पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। जिस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली फिल्ड हो, यानी जो बैंड पार्शियली फिल्ड हो या कंप्लीटली एम्प्टी हो, वो कंडक्शन बैंड। द बैंड which is either partially filled or completely empty is called conduction band। और वैलेंस बैंड क्या? वैसे बैंड्स जो completely filled हो उसे वैलेंस बैंड, या कंडक्शन बैंड के अंदर वाले बैंड को वैलेंस बैंड कहते हैं। द बैंड which is completely filled is called वैलेंस बैंड। अब
कंडक्शन बैंड्स जो होते हैं वो जो वैलेंस बैंड सबसे बाहर वाला होता है, उससे बाहर जितने भी कंडक्शन बैंड होते हैं जो पार्शियली फिल्ड या कंप्लीटली एम्प्टी हो, वो जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सब के सब कंडक्शन बैंड होते हैं। कंप्लीटली एम्प्टी है सब कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड के जस्ट अंदर वाला बैंड जो होता है वो वैलेंस बैंड हुआ, और उसके अंदर भी जितने बैंड्स होते हैं जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं सब के सब वैलेंस बैंड होते हैं। लेकिन हमारा कंसर्निंग वैलेंस बैंड से रहेगा वह बैंड जो आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड बैंड हो, उसी को वैलेंस बैंड लेंगे। और कंडक्शन बैंड जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो बैंड हो, लेकिन उसके पहले का सब बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो, तो वह बैंड कहलाता है कंडक्शन बैंड। उसी से कंसर्निंग रखेंगे, यानी फर्स्ट कंडक्शन बैंड जो मिल रहा है उसी से कंसर्निंग रखेंगे, और उससे हायर एनर्जी स्टेट्स वाले जो बैंड्स मिल रहे हैं उससे कंसर्निंग, वो कंडक्शन बैंड से कंसर्निंग नहीं है, हालांकि वो सब कंडक्शन बैंड्स ही हैं। और जितने भी वैलेंस बैंड है उसमें सबसे बाहर वाला वैलेंस बैंड है उसी को वैलेंस बैंड लेंगे, सबसे एक मैक्सिमम एनर्जी स्टेट वाला बैंड है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले टॉपिक्स आप ये नोट्स बनाते समय ये टॉपिक्स पहले लिखिए आप। सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स आप लिख लीजिए। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वो उनके बारे में, सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं, गैलियम होता है, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड, ETC, ये सब सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और भी बहुत से नाम है सेमीकंडक्टर्स में, मेनली कुछ जान लीजिए। अब सेमीकंडक्टर्स का डेफिनेशन आप समझ ही रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन को लिख लीजिए। उसके बाद चलिए एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। उसके बाद से आप चलिए कंडक्शन बैंड्स, उसके बाद वैलेंस बैंड, नोट्स बनाते समय समझ ही गए हैं आप, वैलेंस बैंड। उसके बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, इस टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले वाले सारे इसको देखिए आप, यहाँ समझ लीजिए एनर्जी बैंड सॉलिड्स में, डिफरेंट सॉलिड्स में जैसे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, इनमें एनर्जी बैंड्स कैसे होते हैं। तो किसी एक का जो है कंडक्टर्स में सोडियम टाइप कंडक्टर की बात करें हम तो Na टाइप कंडक्टर में आप चल रहे हैं यहाँ पर, Na टाइप कंडक्टर्स या 1s बैंड हो गया, मान लीजिए ये कंप्लीटली फिल्ड होगा। इसके बाद और बैंड्स होंगे यहाँ पर वैलेंस बैंड्स, और इसके बाद जो सबसे बाहर वाला वैलेंस बैंड होगा उसी को हम वैलेंस बैंड लेंगे। उसके पहले वाले बैंड को वैलेंस बैंड जैसा नहीं ट्रीट करेंगे, तो ये वैलेंस बैंड हो गया। इसके बाहर ये कंडक्शन बैंड हो गया, मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जो होगा वो सोडियम में पार्शियली फिल्ड होगा, और वैलेंस बैंड जो होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा यहाँ पर, और ये पार्शियली फिल्ड होगा, हाफ इसका भरा होगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख के देखिए, Na11 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें सबसे बाहर वाला बैंड 3s जो है ये कंडक्शन बैंड है। इससे आगे 3p 4s 3d या आगे जितने हैं सब कंडक्शन बैंड से हैं, लेकिन जब भी कंडक्शन बैंड की बात कहेंगे तो हम कंसर्न रखेंगे इसी कंडक्शन बैंड से जो सबसे अंदर वाला कंडक्शन बैंड होता है। और वैलेंस बैंड मतलब सबसे बाहर वाला जो वैलेंस बैंड होता है वह, ये सब भी वैलेंस बैंड है, लेकिन यह 2p जो है इसको हम वैलेंस बैंड जैसा लेंगे। तो ये वैलेंस बैंड हो गया। कंडक्शन बैंड में s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर s में, इसका अर्थ है ये आधा भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। और ये p में 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ये ऑक्यूपाई कर सकता है, तो 6 है तो कंप्लीटली फिल्ड है, s भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये सब ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड हो गया। अब क्लियर है कि कंडक्शन बैंड में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए कंडक्टिविटी इसके पास रहेगा। और कंप्लीटली फिल्ड होता तो कंप्लीटली फिल्ड जो बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं, तो वो वैलेंस बैंड बन जाता है, वो कंडक्शन बैंड नहीं बनता है कंप्लीटली फिल्ड जब होगा। तो यानी वो कंडक्टिविटी में उसके इलेक्ट्रॉन्स काम नहीं आएंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसा बिहेव नहीं करेंगे। अब देखिए आप ये सोडियम टाइप। अब कैल्शियम टाइप कंडक्टर की बात करें तो कैल्शियम टाइप या जिंक टाइप Zn टाइप कंडक्टर्स, Zn टाइप कंडक्टर्स क्या होते हैं? देखिए ये कंडक्टर्स ही हैं। आप यहाँ पर हेडिंग में
एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स लिख सकते हैं, हेडिंग पहले डाल दें, हेडिंग नहीं डाले हैं हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। तो नोट्स बनाते समय एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स पहले यहाँ पर लिख लीजिए, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, और उसके बाद 1 नंबर में दे दीजिए इसमें इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में ये एनर्जी बैंड्स कैसे होते हैं। तो ध्यान दीजिए ये जिंक टाइप कंडक्टर्स में कैसे होते हैं, एन टाइप समझ गए आप। तो ये जैसे 1s एनर्जी स्टेट हो गया, 1s बैंड हो गया सॉरी, तो ये कंप्लीटली फील्ड बैंड है ये। इसके बाद यहाँ पर और भी वैलेंस बैंड्स हैं, और सबसे लास्ट जो वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर गया है यहाँ पर, यानी ये वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड के मिनिमम एनर्जी से, ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड के मिनिमम एनर्जी से वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी ज़्यादा है, यानी ओवरलैप कर गया। तो ये आप समझ रहे हैं कि वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कंडक्शन बैंड के मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से चले जाएंगे इसमें, चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगा वो तो मैक्सिमम एनर्जी, वो कंडक्शन बैंड में एनर्जी जो होगा मिनिमम उससे ज़्यादा ही होगा, तो इस कारण इलेक्ट्रॉन्स कुछ चले जाएंगे इसमें। और इसमें कंडक्शन बैंड पहले कंप्लीटली एम्प्टी था, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड था, लेकिन ओवरलैपिंग के कारण वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण ये कंडक्टिविटी इसमें आ जाता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ये बिहेव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए, तो ये इस तरह से ये जिंक टाइप कंडक्टर्स मिल जाते हैं हम लोगों को। अब हम लोग चल रहे हैं इंसुलेटर्स में, इंसुलेटर्स में से एनर्जी बैंड्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए इन इंसुलेटर्स, इन इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स में कैसे होते हैं देखिए, इसको मिटाइए आप। देखिए इंसुलेटर्स में जैसे ये 1s बैंड हो गया, यहाँ पर ये 1s बैंड कंप्लीटली फील्ड बैंड है। इसके बाद यहाँ पर और वैलेंस बैंड्स हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे बाहर वाला वैलेंस बैंड है वो है, ये वैलेंस बैंड हो गया। और इंसुलेटर है तो ये जो कंडक्शन बैंड है ये कंप्लीटली एम्प्टी होता है इंसुलेटर में। अब वैलेंस बैंड जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है। दोनों के बीच जो गैप होता है, बैंड गैप, ये एनर्जी बैंड गैप, ये एनर्जी बैंड गैप जिसे हम Eg से डिनोट करते हैं, यह Eg बहुत ज़्यादा होता है। Eg का वैल्यू ज़्यादा होता है किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, बल्कि बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। अब एनर्जी गैप भी बताए थे, बैंड गैप नहीं बताए थे। और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Eg जो होता है वो ग्रेटर देन होता है KT से, KT से ज़्यादा होता है Eg। KT मतलब के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये एनर्जी ये कम ही आता है। तो इससे ज़्यादा होने के कारण एनर्जी गैप यहाँ पर सीधे समझिए वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड के मिनिमम एनर्जी से बहुत कम है। इस कारण इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है उसको टेम्परेचर के कारण एनर्जी कहीं से मिलता भी है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स का, या सबका एनर्जी बढ़ता है। उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं सबका एनर्जी बढ़ेगा, एटम का या उस सब्सटेंस का। तो एनर्जी जब बढ़ता है तो इस कारण यदि एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आ जाता वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता। लेकिन ये एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के कारण या फील्ड इमिशन के कारण, मतलब ये इससे ज़्यादा नहीं आता है। एनर्जी वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जनरली कम ही रहता है। हाँ, यदि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें, वो अलग मैटर है। हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर, ये रूम टेम्परेचर पर जो वैलेंस बैंड के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, तो इस कारण ये जंप इसमें नहीं कर पाते हैं। कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली फील्ड एम्प्टी रहता है, जिससे इसके पास कंडक्टिविटी नहीं आता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वही होंगे जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसका अर्थ है कंडक्टिविटी नहीं। तो ये इंसुलेटर्स के लिए हो गए। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होगा? अब आप यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स देख लीजिए। इन सेमीकंडक्टर्स या यहाँ लिख देते हैं इन सेमीकंडक्टर्स। ये सेकंड था इंसुलेटर, थर्ड में आप इन सेमीकंडक्टर्स।
सेमीकंडक्टर्स में जैसे ये 1s बैंड हो गया आपका, 1s बैंड, इसके बाद और बैंड्स होंगे, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड बैंड होगा 1s बैंड, और और भी यहाँ बैंड्स हैं। इसके बाद वैलेंस बैंड ये है, मान लीजिए आप वैलेंस बैंड है, और ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वह एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, या इसको हम कह सकते हैं एनर्जी गैप जो है वो KT से क्या होता है, कम होता है। ये वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, और कंडक्शन बैंड इसमें कंप्लीटली एम्प्टी होता है पहले, लेकिन ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने के कारण कुछ वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाते हैं कहाँ, कंडक्शन बैंड में। रूम टेम्परेचर पर भी इसको एनर्जी मिल जाता है, जिससे ये जंप करके पहुंच जाता है कंडक्शन बैंड में, और इस तरह से कंडक्शन बैंड में ए फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके कारण कंडक्टिविटी इसको मिलता है। लेकिन यह कंडक्टिविटी कंडक्टर जैसा नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर में यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं सेमीकंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में, यानी कंडक्शन बैंड में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर में जंप करके कितना पहुँचेगा, बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन पहुँच पाएंगे, जिसको एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगा वहीं पहुँच पाएगा। तो कम इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, जिससे इसका कंडक्टिविटी कम मिलता है, लेकिन मिलता है सेमीकंडक्टर का। तो ये सेमीकंडक्टर्स हो गए। हमको लगता है एनर्जी बैंड्स आप समझ गए। अब एक चीज़ बैंड गैप जो इजी है, ये एनर्जी बैंड गैप क्या है, पहले उसी नोट्स में उसी को लिखिएगा, लेकिन हम यहाँ समझा देते हैं। ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी और कंडक्शन बैंड के मिनिमम एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। इसको ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। अच्छा, इसको एनर्जी गैप भी कहते हैं या इसको बैंड गैप भी कहते हैं। हालांकि ये एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप जो होता है वो किसी भी दो बैंड के लिए हो सकता है, किसी भी दो नेबरिंग बैंड्स के लिए हो सकता है, लेकिन जहां भी हम लोग एनर्जी बैंड गैप की बात करते हैं हमारा कंसर्निंग रहता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के एनर्जी गैप्स। ठीक है, समझ गए हैं, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन के पेयर कैसे फॉर्म होते हैं किसी सेमीकंडक्टर में, ये इनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखने जा रहे हैं। इसके लिए हम हेडिंग पहले लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखिए यहाँ पर ये किसी एक सेमीकंडक्टर्स जैसे जर्मेनियम पर कंसीडर कर रहे हैं या सिलिकॉन पर कंसीडर कर रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो, और 4 नेबरिंग जर्मेनियम एटम्स से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे बॉन्ड्स बन जाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड, यह बना, यह बना, यह बना, यह बना, तो इस जर्मेनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये जो जर्मेनियम है यह भी अपने 3 नेबरिंग और 3 नेबरिंग, ये तो है ही, और 3 और नेबरिंग एटम्स से कोवैलेंट बॉन्ड बना के ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, यह भी ऐसा ही करेगा, यह सब ऐसे ही करेंगे, अलग अलग 3 और नेबरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बना के। तो इस तरह से ये जर्मेनियम का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन गया। अब ध्यान दीजिए, आप जब कोई यह एक इलेक्ट्रॉन किसी भी कारण से इसमें से बाहर आ जाता है, बाहर क्यों आता है पहले इसको समझिए, इलेक्ट्रॉन उसमें क्यों नहीं रहता है। तो ये ध्यान दीजिए, आप लोग देखे होंगे इसके पहले एटम्स चैप्टर में हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस आयन हो गया, लिथियम प्लस प्लस आयन हो गया, बेरिलियम प्लस 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 आयन हो गया 3+। तो ये जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हो गए इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है। तो ऐसे के लिए, हालांकि सब में जो एनर्जी हम देख रहे हैं अभी, पहले इसके बारे में देख लें। इसका जो nth सेल का एनर्जी होता है En, वह होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। ये पढ़ना है आप लोगों को, जो एटम्स चैप्टर में पढ़ना। तो ये जो एनर्जी होता है निगेटिव में एनर्जी होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका होता है निगेटिव में।
ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ये n सेल का नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है। अब दूसरे जो होते हैं एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स नहीं होकर दूसरे भी जो एटम्स होते हैं, उनमें भी एनर्जी निगेटिव ही आता है, मैकेनिकल एनर्जी टोटल, लेकिन वैल्यू अलग होता है। ये पढ़ना इसलिए इसको बता दिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, उसका एनर्जी निगेटिव होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव होता है। या जहाँ भी कोई बॉडी दूसरी किसी बॉडी का रिवोल्यूशन करता है तो उसका एनर्जी जो होता है वो निगेटिव ही होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है तो अर्थ का टोटल मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव। सन अपने गैलेक्सी यानी मिल्की वे के सेंटर का रिवोल्यूशन करते हैं तो सन का टोटल मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव। मून का ऐसे ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव सन के अराउंड, अर्थ के अराउंड। तो इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव है, इसको समझने के लिए हम बता रहे हैं निगेटिव एनर्जी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कर्ज है, समझने के लिए एनर्जी का कर्ज, तो इस कारण रिवोल्यूशन कर रहा है। यदि हम जितना इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव एनर्जी है उतना ही पॉजिटिव एनर्जी दे दें या उससे ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी दे दें तो उस सिचुएशन में वह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। वो एनर्जी समझिए कि न्यूक्लियस को लौटा देता है, समझने के लिए बता रहा है। एनर्जी न्यूक्लियस को लौटा देता है जितना उसका कर्ज है, और रिमेनिंग एनर्जी लेकर के वो बाहर निकल जाता है। यदि जितना उसके पास नेगेटिव एनर्जी है उतना ही पॉजिटिव दिए हैं तो जीरो एनर्जी लेके बाहर निकलेगा, और ज़्यादा दे दिए हैं तो जितना बच गया उतना लेके बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका पाथ कैसा होता है ये भी समझ लीजिए। हालांकि इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझा दें। इलेक्ट्रॉन को जितने उसके पास नेगेटिव एनर्जी होता है एटम के अंदर, यदि उतना ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पैराबोलिक पाथ पर जाता है। और यदि ज़्यादा एनर्जी देते हैं, जितना नेगेटिव एनर्जी उससे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसको देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ हाइपरबोलिक होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? वो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा होगा। वो एटम से बाहर निकल गया, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ भी समझिए, यहाँ भी जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, तो जब हम एनर्जी इसको कहीं से भी देंगे, एनर्जी देने का कई तरीका है। फील्ड इमिशन से भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई करके भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, या इस पर लाइट इंसिडेंट करा के भी एनर्जी दे सकते हैं। फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा और एनर्जी अपना टोटल दे देगा, या गर्म कर देंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तब भी इसको मिल जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आकर फ्री इलेक्ट्रॉन आके इससे कोलाइड कर जाए तब भी इसको एनर्जी मिल जाएगा। वो कोलिजन करेगा, कोलाइड होगा तो एनर्जी देगा ही। तो इस तरह से कैसे भी इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सफिशिएंट एनर्जी मिल गया, यानी जितना इसके पास नेगेटिव एनर्जी है उतना ही पॉजिटिव मिल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही बाहर निकलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्लेस खाली हो गया, यानी यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। किसका? इलेक्ट्रॉन के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब 7 रह गए, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इस जर्मेनियम का, तो एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ डेफिशिएंसी हो गया, जिससे यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और वैकेंसी हो गया इसलिए इसे होल कहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसको पॉजिटिव होल कहते हैं। हमको लगता है कोई डाउट नहीं, ये पॉजिटिव होल बना। और एक इलेक्ट्रॉन जो निकल गया, इस तरह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया यहाँ पर और एक पॉजिटिव होल मिल गया, यानी पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बना। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन अभी पहले इसमें था इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस बैंड में था, यहाँ से निकल गया तो चला गया कंडक्शन बैंड में। तो इस तरह से पॉजिटिव होल इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए, यानी फॉर्मेशन ऐसे ही पॉजिटिव होल इलेक्ट्रॉन का पेयर का होता है। हमको लगता है कोई डाउट नहीं, समझ रहे होंगे आप लोग। अब एक चीज़ देखिए, ये पॉजिटिव होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बनते हैं ये डिफॉर्म ही होते हैं। डिफॉर्मेशन भी यहीं पर देख लीजिए आप, डिफॉर्मेशन ऑफ हेड, ये आप नोट्स बनाते समय ऐसे ही लिखते जाइएगा, डिफॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। डिफॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे यहाँ पर पॉजिटिव होल बना, अब कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके नज़दीक से पास हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके, और ये इस यहाँ पर वो पहुँच गया, जिस कारण से भी यहाँ पहुँच गया, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी यदि कम है तो रुक जाएगा यहाँ आकर, और रुक जाएगा तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव होल बैलेंस हो गया, यानी वो काउंटर फिटेड हो गया एक इलेक्ट्रॉन से। तो एक पॉजिटिव होल यहाँ पर बैलेंस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन भी तो बैलेंस हो गया, यानी एक पॉजिटिव होल और एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ डिफॉर्मेशन हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन का। एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव होल जो है वो उनका पेयर जो बना था वो पेयर खत्म हो गया, एक पेयर।
तो इस तरह से पॉजिटिव होल इलेक्ट्रॉन पेयर का डिफॉर्मेशन भी होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन आके रुकता क्यों है और काइनेटिक एनर्जी कम वाला इलेक्ट्रॉन ही क्यों रुकता है, ज़्यादा वाला क्यों नहीं रुकता है, इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में, या हो सकता है और जगह भी खेला जाता हो, हम नहीं जानते हैं, हम नॉर्थ इंडिया में से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ का जानते हैं। यहाँ गोली खेला जाता है, बच्चे गोली खेलते हैं, इस फिंगर में गोली को फंसा के, वो गोली जो होता है वो ग्लास का होता है, स्फेरिकल होता है, वो स्फेयर होता है जो छोटा छोटा होता है, मतलब उसका साइज अब क्या कहें, वो छोटा होता है, ऐसे समझिए आप। तो वो जो स्फेरिकल होता है, जैसे एक छोटे से बॉल से भी छोटा होता है, छोटा छोटा एक बॉल आता है, देखे होंगे, जो ज़्यादा जंप करता है, उसी साइज का समझिए, उससे थोड़ा सा छोटा। तो वो जो गोली होता है, अब गोली का एक्सप्लेनेशन नहीं करना है इसलिए, वो गोली जो होता है वो खेला जाता है कैसे, तो एक ग्राउंड पर एक गड्ढा बनाया जाता है छोटा सा, और बच्चे जो हैं गोली को जैसे यहाँ से उंगली में फंसा के थ्रो किए। अब ज़्यादा एनर्जेटिक जो गोली होगा, यानी जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, जब वो यहाँ पहुँचेगा भी, भाई जब यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए इधर नहीं गया, इसी गड्ढे में गया, तो भी उसके पास वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण वो इस गड्ढे में रुक नहीं पाएगा, जबकि इसमें से जंप करके बाहर निकल जाएगा, तो वो विनर नहीं हुआ। और जो बच्चा, जो ट्रेंड है, वो इतने स्पीड से फेंकेगा, गोली को थ्रो करेगा कि वो जाके गोली इसी में रुक जाएगा, उसका वेलोसिटी स्पीड कम होगा, जिससे वो जाके इसी में रुक जाएगा, वो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो वो विनर हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ भी जो कम काइनेटिक एनर्जी वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो जब यहाँ पहुँचेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, और ये समझिए गड्ढे जैसा, हालांकि डीच जैसा नहीं है, वो डीच नहीं है, लेकिन एक समझ सकते हैं आप, समझने के लिए, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, यानी यहाँ रुक जाएगा, तो एक यहाँ पर पॉजिटिव होल खत्म हो गया। और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला जब होगा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ रुक ही नहीं पाएगा, जैसे गड्ढे में से गोली निकल गया था, वैसे ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, और कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, हमको लगता है समझ गए होंगे डिफॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टाइम बर्बाद करना बेकार है, इसमें बहुत छोटा छोटा चीज़ है। अब देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है फॉर्मेशन पर और डिफॉर्मेशन पर। तो देखिए इसके लिए हेडिंग आप डाल दीजिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स चल रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहले लिख देते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वो समझ रहे हैं आप, होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के फॉर्मेशन के रेट पर टेम्परेचर का इफेक्ट यह पड़ता है कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिए आप, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्यों निकला, क्योंकि इसको एनर्जी मिल गया, जहाँ से मिल गया, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण मिल गया, या इलेक्ट्रॉन के कोलाइड करने के कारण मिल गया, या जहाँ से मिला, तो ये निकल गया। तो यदि टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हो सकता है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहाँ से भी निकल जाए, यहाँ से भी निकल जाए, दूसरे और एटम्स जो हैं उनसे सब इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो इस तरह से टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव होल्स बनेंगे, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सीधे एक लाइन में, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इंक्रीजेज, बट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर घटेगा, लेकिन बहुत कम का डिफरेंस होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, इसलिए उसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर देते हैं। यानी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर पर वो डिपेंड नहीं करता है बहुत कम, जिसको हम पर कंसिडर नहीं करते हैं। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर पर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत अधिक होता है, जिससे बहुत रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है। अब एक चीज़ और देखिए आप,
यदि नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर की बात करें, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर जितना होता है उतना ही रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर भी होता है, यानी दोनों का रेट सेम होता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाता है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ता है और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर कांस्टेंट होता है, यानी ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत अधिक इंक्रीज कर जाता है। सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आ गया था, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखें, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये देख रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वैसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें डोपिंग नहीं किया गया हो, यानी प्योर हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, जिसमें डोपिंग नहीं हो, यानी इम्प्योरिटी नहीं मिलाया गया हो, वो इंट्रिंसिक हो गए। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हुए। इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, यानी जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने पॉजिटिव होल्स होते हैं। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट होते हैं। कैसे, उसमें बता रहे हैं। पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आप लिखिएगा, यहाँ पर हेडिंग देखिए, आगे बढ़िएगा आप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ध्यान दीजिए। इसमें इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा? द सेमीकंडक्टर्स इन विच देयर इज नो इम्प्योरिटी इज डोप्ड इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और प्योर सेमीकंडक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? तो इंट्रिंसिक हटा के यहाँ पर एक्सट्रिंसिक, इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा? द सेमीकंडक्टर्स, the intrinsic semiconductors which are doped with impurity of trivalent or pentavalent material are called extrinsic semiconductors। यानी जिसमें ट्राईवैलेंट मटेरियल का एक स्मॉल अमाउंट इम्प्योरिटी के रूप में डोप कर दिया जाए, या पेंटावैलेंट मटेरियल का एक स्मॉल अमाउंट इम्प्योरिटी के रूप में डोप कर दिया जाए, तो वैसा मटेरियल जो कहलाता है उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए, अब इम्प्योरिटी क्या है? जैसे 2 किलो चावल में यदि 20 ग्राम कंकड़ है तो कंकड़ इम्प्योरिटी है, और यदि 2 किलोग्राम कंकड़ में 20 ग्राम चावल है तो चावल इम्प्योरिटी है। लेकिन अब इसके बाद एक और इसका कॉन्सेप्ट भी है कि यदि हम कंसर्निंग है चावल से, हमको चाहिए चावल, यदि तो 2 किलोग्राम कंकड़ में 20 ग्राम चावल है तब भी कंकड़ इम्प्योरिटी है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? चावल, कंकड़ नहीं चाहिए। तब भले ही चावल का अमाउंट कम है लेकिन वह इम्प्योरिटी, कंकड़ ही इम्प्योरिटी है। चावल का अमाउंट कम होते हुए भी वो हमारे लिए ज़रूरी है, हम उसको चाहते हैं, तो वो इम्प्योरिटी नहीं हुआ, कंकड़ इम्प्योरिटी हुआ। लेकिन यदि दूसरे वे में देखें तो जिसका अमाउंट बहुत कम होता है वही इम्प्योरिटी के रूप में लिया जाता है। तो चलिए छोड़िए, वो छोटा छोटा चीज़ है, ये तो आप समझ गए होंगे। इम्प्योरिटी यहाँ पर डोप करते हैं, जैसे जर्मेनियम में देखिए, आप इसी फिगर में हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। जब आप डोप करते हैं ट्राईवैलेंट मटेरियल का या पेंटावैलेंट मटेरियल का कोई भी एटम, पेंटावैलेंट मटेरियल डोप करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, तो होता क्या है कि यहाँ पर जर्मेनियम जो है इसके प्लेस पर ट्राईवैलेंट मटेरियल का आ जाएगा एटम, एक ठो। जैसे ट्राईवैलेंट मतलब एल्युमिनियम हो गया या गैलियम हो गया, तो यहाँ पर एल्युमिनियम आ जाएगा। तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा तो पॉजिटिव टाइप बन जाएगा, उसको पॉजिटिव होल जैसा क्रिएट होगा, उसको अलग बता रहा है। और यदि पेंटावैलेंट बना रहे हैं, पेंटावैलेंट मटेरियल डोप कर रहे हैं जर्मेनियम या किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ, तो इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेंटावैलेंट मटेरियल में, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, etc। तो अभी आप चलिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स और एक निगेटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप को पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, निगेटिव टाइप को एन टाइप का सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो पहले हम
पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में चल रहे हैं। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स हो गए, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और इसे कह सकते हैं अप और पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर जब एल्युमिनियम का एक स्मॉल अमाउंट इम्प्योरिटी के रूप में आप डोप करते हैं तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। जैसे यहाँ पर आ जाएगा एल्युमिनियम, अब एल्युमिनियम आ गया तो अब आप समझिए यहाँ पर पहले यहाँ पर पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, जर्मेनियम था, तो अब एल्युमिनियम है तो इलेक्ट्रॉन एक ठो कम हो जाएंगे। यहाँ पर ये इसमें एल्युमिनियम में 1 2 और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और जर्मेनियम में यहाँ पर एक जर्मेनियम जैसे है वैसे पहले से रहेगा। यहाँ पर एक जर्मेनियम एटम के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन एल्युमिनियम के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर वैकेंसी होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से यहाँ जो पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ, क्या यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट हुआ? नहीं हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, यानी यहाँ वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं गया, क्योंकि केवल यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, यानी पॉजिटिव होल मिला बस। तो पॉजिटिव होल मिला, तो इस तरह से जितने इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे ज़्यादा पॉजिटिव होल्स होंगे, क्योंकि फॉर्मेशन जो होगा पॉजिटिव होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, वो बॉन्डिंग के ब्रेक होने के कारण वो तो कंटिन्यूसली चलते रहता है, डिफॉर्मेशन भी चलता है, फॉर्मेशन भी चलता है, और नॉर्मल टेम्परेचर पर दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का रेट इक्वल होता है, डिफॉर्मेशन फॉर्मेशन दोनों का रेट इक्वल होता है। लेकिन यह जो पॉजिटिव होल बना ये तो एक्स्ट्रा हो गया, तो यह जब पॉजिटिव होल एक्स्ट्रा हो गया तो इसके पास पॉजिटिव होल्स का नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे इसके पास कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास कंडक्टिविटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या एन टाइप के पास भी ज़्यादा होता है। पी टाइप में नंबर ऑफ पॉजिटिव होल्स यानी नंबर ऑफ होल्स इज वेरी ग्रेटर दैन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तो क्या होते हैं ये समझिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जैसे यहाँ पर जर्मेनियम का जो स्ट्रक्चर था जैसे था वो तो वैसे ही है, उसको हम स्ट्रक्चर को बना दे थोड़ा सा, हमको लगता है ज़्यादा आप लोग समझ पाएंगे शायद, तो हम उसको बना देते हैं स्ट्रक्चर को ऐसे ही। ये ऑक्टेट का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम का। और एक्सट्रिंसिक में जब एक पेंटावैलेंट मटेरियल को मिलाएंगे तो यहाँ पर पेंटावैलेंट मतलब फास्फोरस, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आसान है, फास्फोरस P15 कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो 3 जो आउटर सेल है तीसरा, इसमें 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसमें जो यहाँ पर फास्फोरस आ गया बीच में, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक हो गया, जैसे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो 4 नेबरिंग जर्मेनियम से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, तो यह इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया क्योंकि इसका कोई रोल है नहीं इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, लेकिन एक पॉजिटिव होल बढ़ा क्या यहाँ पर? नहीं बढ़ा, कहाँ कोई पॉजिटिव होल बढ़ा है, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होता है, उन मटेरियल्स को कहते हैं निगेटिव टाइप यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसे निगेटिव टाइप यहाँ नहीं लिखे हैं, निगेटिव टाइप। तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव होल्स से, नंबर ऑफ होल्स से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो ये हो गया निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ पर कंडक्टिविटी भी समझिए आप, एक टॉपिक और ले लीजिए, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी में। एक फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा Ne × NH इज इक्वल टू
Ni²। ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव होल, समझ रहे हैं आप, तो इज इक्वल टू Ni² टोटल के लिए। अब देखिए आप हम लोग देख रहे हैं कंडक्टिविटी भी देख लें, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स। ये हेडिंग केवल इसलिए दे रहे हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते आपके नोट्स बनाने के लिए। जैसे कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाता है फॉर्मूला Ne/μ, जिससे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में पढ़ चुके हैं, तो उधर ध्यान देना ठीक नहीं है। म्यू मोबिलिटी है, ई चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, यानी एन जो है पॉजिटिव होल्स हैं तो पॉजिटिव का नंबर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो चूंकि सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि कंडक्टर्स में केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस कारण सेमीकंडक्टर में दोनों के कारण कंडक्टिविटी मिलता है। यानी सेमीकंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ होल्स NH मान लें और मोबिलिटी μH मान लें। मोबिलिटी मतलब द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, याद होगा आप लोगों को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो NH हो गया, NH नंबर ऑफ होल्स, पॉजिटिव होल्स, μH मोबिलिटी फॉर पॉजिटिव होल्स, ये हो गया होल्स के लिए। अब फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज E इंटू μE फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोबिलिटी। तो ये कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स हो गया, जो एक फॉर्मूला के रूप में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब पीएन जंक्शन में देख रहे हैं, पीएन जंक्शन क्या होता है। पीएन जंक्शन देखिए, किसी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हाफ पोर्शन को या कुछ पोर्शन को पी टाइप का बना दे और रिमेनिंग हाफ को हम एन टाइप का बना दें, तो इस तरह से जो पी और एन जहाँ जाके एक दूसरे से मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये जो लेयर मिलता है, इसी को कहते हैं हम लोग पी एन जंक्शन, यही कहते हैं। ये जो इंटरफेस होगा पी एन जंक्शन। अब ये जो पीएन जंक्शन होता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत से, जैसे डिफ्यूजन करंट कैसे मिलता है, ड्रिफ्ट करंट कैसे मिलता है, डिप्लीशन रीजन क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन के पास मिलता है वो किधर किधर मिलता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसके कारण। तो देखिए कैसे, इसके लिए हम पीएन जंक्शन तो आप समझ गए ये जंक्शन होता है। अब इसका बड़ा फिगर बना के आपको समझा दें हम। देखिए आसानी से समझ में आएगा। होता क्या है कि पी टाइप इधर है और इधर एन टाइप है, और ये आपका पीएन जंक्शन जो है, इसमें पी टाइप पॉजिटिव होल्स ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, इधर कम होंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं ये। तो और इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। अब देखिए अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव होल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनको ये बैलेंस होने के लिए। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन जनरली, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लीजिए, यह इलेक्ट्रॉन जनरली यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। जंक्शन के पास जो न्यू फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप के तरफ, जब वो अट्रैक्ट होते हैं पी टाइप के तरफ, तो वो न्यू फॉर्म्ड हैं, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। और एनर्जी होता है ये समझिए, तो हो सकता है वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की ओर हो, तो वो आसानी से चले जाएंगे और एक पॉजिटिव होल को क्या करेंगे, काउंटर फिट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो इस तरह से एक पॉजिटिव होल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव होल भी और फ्री इलेक्ट्रॉन भी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर गया इधर की ओर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की ओर शिफ्ट किया, तो पहले यह पी टाइप न्यूट्रल था और एन टाइप भी न्यूट्रल था। ये बात
एक कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज उधर ज़्यादा होता है, नहीं, न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव होल ज़्यादा बना था, वो न्यूट्रल ही था, उसमें चार्ज कहाँ से आया था, चार्ज नहीं आया था। और इलेक्ट्रॉन एक में ज़्यादा था तो वो चार्ज थोड़ा आया था, इलेक्ट्रॉन जो उसका अपना था वहीं था, बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आया था। तो इसलिए चार्ज ने पी टाइप मतलब ना पॉजिटिव चार्ज और ना एन टाइप मतलब निगेटिव चार्ज। वो पी टाइप मतलब पॉजिटिवली होल्स ज़्यादा हैं, एन टाइप मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, देख रहे हैं ज़्यादा। तो इस तरह से जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो इधर तो पहले न्यूट्रल था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो क्लियर है कि इधर इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी हो गया। तो इस एफिशिएंसी के कारण इधर निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स आकर के और ये पॉजिटिव होल्स को क्या करेंगे, काउंटरफिट करेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आते हैं तो इस फेनोमेनन को कहते हैं डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन्स इधर से डिफ्यूज होते हैं इधर की ओर, या ऐसे कह सकते हैं कि जो न्यू बॉन्ड पॉजिटिव होल्स हैं जंक्शन के पास, वो पी टाइप की तरफ से पॉजिटिव होल्स वो एन टाइप की तरफ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, जिससे ये पॉजिटिव होल्स जब डिफ्यूज होते हैं पी टाइप से एन की टाइप की तरफ, तो इस कारण एक करंट मिलता है पी से एन की ओर। पॉजिटिव होल पी से एन की ओर यानी पॉजिटिव चार्ज जैसा इधर जाके पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव होल इधर जा रहा है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है। तो उससे नहीं, इलेक्ट्रॉन जो इधर आ रहा है उससे समझिए कि इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएगा तो इधर इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो कई इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर जंक्शन के पास एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज और जंक्शन के पास पी टाइप की तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और इस तरह से पॉजिटिव होल्स जो डिफ्यूज हुए पी टाइप से एन टाइप की ओर, तो इस कारण मिलता है क्या, डिफ्यूजन करंट। या इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज हुए एन टाइप से पी टाइप की तरफ, एन इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज एन से पी की ओर गया, यानी करंट कहाँ मिला, पी से एन की ओर। तो यही करंट कहलाता है डिफ्यूजन करंट, जिसे आई डिफ्यूजन से डिनोट करते हैं। पूरा लिख देते हैं डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट ये हो गया, जिसे आई डिफ्यूजन आप लिख सकते हैं ऐसे, ये पी टाइप से एन टाइप की तरफ। और पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर, यह फर्दर जो पॉजिटिव होल्स का इधर की तरफ डिफ्यूजन होगा उसको रोकेगा, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यानी यह पोटेंशियल बैरियर यानी डिफ्यूजन करंट को ये रोकेगा। कौन, ये पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि इधर प्लस हो गया इधर माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो इलेक्ट्रॉन के इधर मोशन डिफ्यूज होने का ये अपोज करेगा, जिससे यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है जंक्शन के पास, इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो करंट के मोशन डिफ्यूजन करंट का अपोज करता है, इसलिए इसका नाम है पोटेंशियल बैरियर। अब आप समझिए यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो हुआ है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, डिफ्यूजन करंट। तो हमको लगता है समझ गए होंगे। आप हेडिंग भी यहाँ पर दे दीजिएगा डिफ्यूजन करंट, नोट्स बना लीजिएगा डिफ्यूजन करंट यहाँ पर दे करके। अब हम लोग चल रहे हैं किस में, ड्रिफ्ट करंट में। ये उसके पहले डिप्लीशन रीजन देख लें और तब ड्रिफ्ट करंट, उसमें भी दोनों एक साथ देख लेंगे। तो डिफ्यूजन करंट किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे कीजिएगा। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ न्यू बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, और ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ पॉजिटिव न्यू बॉन्ड पॉजिटिव होल्स फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, a current is maintained near junction. This is from p type to n type. This current is called diffusion current. अब देखिए आप डिप्लीशन रीजन एंड ड्रिफ्ट करंट, डिप्लीशन रीजन एंड ड्रिफ्ट करंट, ये हेडिंग देखिए आप। ये जो पीएन जंक्शन बना,
इसमें पोटेंशियल बैरियर जो क्रिएट हुआ पी और एन के बीच जंक्शन के पास पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ, इधर क्लियर है कि माइनस आया था और इधर क्या था, प्लस था। तो अब देखिए, आप इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना एन से पी की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस चार्ज की ओर होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की ओर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसके कारण होगा क्या कि जंक्शन के पास जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल फॉर्म होगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ की ओर शिफ्ट होगा ये भी देखिए, जैसे ड्रिफ्ट होना कहते हैं, वो ड्रिफ्ट होगा। जैसे जो पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन बन रहा है यहाँ पर, फॉर्मेशन जो हो रहा है, उसमें पॉजिटिव होल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा इधर की ओर, एन टाइप से कहाँ की ओर, पी टाइप की ओर। और इधर जो पॉजिटिव होल्स ज़्यादा हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हैं, कम हैं। इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और पॉजिटिव होल्स क्या हैं, कम है। यानी पॉजिटिव होल्स इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो इधर से पॉजिटिव होल एन टाइप से पी की ओर जा रहा है, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ से, एन से पी की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और माइनस यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पी टाइप से कहाँ जाएंगे, एन टाइप की ओर, जंक्शन के पास, ये जंक्शन के पास जाएंगे। तो ये भी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ये मूव ड्रिफ्ट करेंगे इधर की ओर। अब यहाँ पर देखिए, ड्रिफ्टिंग जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एन, पी से एन की ओर, इस कारण करंट मिल जाता है। कहाँ से कहाँ की ओर, एन से पी की ओर, क्योंकि पॉजिटिव होल एन से पी की ओर और फ्री इलेक्ट्रॉन पी से एन की ओर, यानी करंट मिल जाता है। कहाँ से कहाँ की ओर, एन से पी की ओर, जिस करंट को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करंट। ऊपर जो ड्रिफ्ट करंट लिखे हैं ये कहलाता है ड्रिफ्ट करंट। ये ड्रिफ्टिंग के कारण होता है और इसके पहले डिफ्यूजन के कारण करंट मिला था जो पी से एन की ओर मिला था, और ये मिलता है कहाँ से कहाँ की ओर, एन से पी की ओर, जिसे आप ये आई ड्रिफ्ट सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। ड्रिफ्ट सबस्क्रिप्ट में आप लिख लीजिए। अब देखिए, जंक्शन के पास जो यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इसके कारण यहाँ पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, जो बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वो तुरंत ही शिफ्ट हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं दोनों तरफ। तो इस तरह से जंक्शन के पास थोड़े से रीजन में ना पॉजिटिव होल मिलेगा ना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे वो फॉर्मेशन उनका होगा वैसे ही दोनों तरफ वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, जिससे ये फ्री रहता है पॉजिटिव होल इलेक्ट्रॉन पेयर से, जिस रीजन को कहते हैं हम लोग डिप्लीशन रीजन। यही रीजन हो गया आपका, ये रीजन जो हो गया वो डिप्लीशन रीजन हो गया, जो फ्री होता है पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब जितना ही ज़्यादा इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसका अर्थ है उसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर का हाइट उतना ही ज़्यादा होता है। इस बात को भी समझिए। और पोटेंशियल बैरियर का हाइट जब ज़्यादा होगा तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ भी क्या होता है, बढ़ता है। ये विड्थ जो है डिप्लीशन रीजन का बढ़ता है। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट करंट क्या होते हैं ये डिफाइन कर दें। ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, that is free electrons from positive p type towards n type near p-n junction, or free positive holes, or due to drifting of positive holes from n type towards p type near junction, a current is created or maintained near p-n junction from n type to p type. This current is called drift current. इसको शॉर्ट में कह दें, शॉर्ट में से इसी डेफिनेशन को, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नियर पीएन जंक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, द करंट फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप नियर पीएन जंक्शन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। हमको लगता है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर डिप्लीशन रीजन के बारे में क्या आप दीजिएगा डेफिनेशन, उसको डिफाइन कैसे कीजिएगा। डिप्लीशन रीजन नियर पीएन जंक्शन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। ड्यू टू दिस
the positive hole electron pairs, the formed positive hole electron pairs near p-n junction drifted towards p and n types, drifted towards p and n type. Due to this, there is a region near p-n junction which is free of free electrons and positive holes. This region is called depletion region. हमको लगता है समझ गए होंगे डिप्लेशन रीजन भी. अब हम लोग इसमें ड्रिफ्ट करंट भी समझ गए हैं, ड्रिफ्ट करंट का डेफिनेशन भी समझ गए हैं. और अच्छा, डिप्लेशन रीजन का विड्थ बढ़ता कैसे है? विथ इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस नियर पी-एन जंक्शन, height of potential barrier is increase, height of potential barrier increases, and due to this width of depletion region increases. That इसको सीधा ऐसे कह सकते हैं, with increasing potential difference near p-n junction, width of depletion region increases. हमको लगता है बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे. एक बार रिपीट कर दें, हम एक बैच शुरू कर रहे हैं 15 फरवरी 2022 से नीट 2022 के लिए, जो 3 महीने के लिए होगा. वो फिजिक्स का बैच शुरू कर रहे हैं जिसका फ़ी बहुत कम रखे हुए हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके फ़ी देख सकते हैं, और मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर आप अपने मैसेज को ईमेल कर सकते हैं. आप यदि ज्वाइन करना चाहें तो फ़ी देख लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट्स को आप देख लीजिए कैसे समझा रहे हैं. ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, और उसके लिए आप अपना वहाँ पर ईमेल एड्रेस या जो भी छोड़ना है, कोई एड्रेस आप छोड़ दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे. थैंक यू.